नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी विधानसभा चुनावों में हुई चिलम की एंट्री की, गुरुग्राम में नमाज के लिए खोले गए गुरुद्वारों की, जानेंगे प्रियंका गांधी का चित्रकूट में महिलाओं से किया संवाद, क्यों आया सवालों में, एनसीपी चीफ पवार क्यों नाराज हैं बीजेपी से, बात करेंगे हिमाचल में बीजेपी की तय होती हार की, चीन की कब्जा करने वाली नीति की, और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर के बगावती तेवर, बीजेपी को दी चेतावनी, कहा पणजी ने नहीं दिया टिकट तो लेंगे कठिन फैसला। एलएसी पर शांति बनाए रखने पर सहमत भारत चीन, विदेश मंत्रालय का दावा, वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सभी मुद्दों का जल्द होगा समाधान। सोनिया गांधी ने किया डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का गठन, एके एंटनी बने चेयरमैन। लगातार तीसरे दिन फिसला शेयर बाजार, सेंसेक्स 372.32 अंकों की फिसलन के साथ 59,636 और निफ्टी 133.85 अंकों की गिरावट के साथ 17,764 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, यूपी में सियासी हलचल तेज होती जा रही है। साथ ही यहां का चुनाव बेहद रोमांचक भी बना हुआ है, क्योंकि यहां चुनाव प्रचार के दौरान हर दिन किसी नए शब्द की एंट्री हो जाती है और फिर उसे मुद्दा बनाकर खूब भुनाया जाता है। तो अब अखिलेश यादव ने फिर कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर बवाल मच गया है और यूपी में साधु संतों का एक गुट अखिलेश से उनके बयान पर माफी मांगने को कह रहा है। तो अब किस शब्द की हुई एंट्री, देखेंगे रिपोर्ट। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अब उत्तर प्रदेश के साधु संतों के निशाने पर आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कुछ ऐसा कह दिया जिसने यूपी की सियासत में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। और उनके इस बयान से अखिलेश भारतीय संत समिति नाराज हो गई है और उनसे माफी की मांग कर रही है। दरअसल अखिलेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बिना ही उनके कुछ अनुयायियों पर तंज कसते हुए चिलम जीबी कह दिया था। अब इसे लेकर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र दानंद सरस्वती ने गुरुवार को वाराणसी में कहा कि अखिलेश यादव के इस अनर्गल बयान से देश भर में सभी संत आक्रोशित हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पवित्र भगवा वस्त्रधारी संतों को चिलमजीबी कहना सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को महंगा पड़ेगा। ऐसे सभी नेता जो लगातार सनातन धर्म, भगवा व संतों पर अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें संत समाज चेता रहा है कि अपनी ओछी राजनीति में हमें ना घसीटें, अन्यथा सनातनियों के जनाक्रोश के रूप में दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव क्षमा नहीं मांगते तो संत समाज सक्रिय रूप से पूरे देश में घर घर जाकर पितृद्रोही, सनातन द्रोही तथाकथित नेता के खिलाफ जन समर्थन की अपील करेगा। इसका परिणाम अखिलेश यादव को भुगतना ही होगा। दरअसल अखिलेश यादव ने बुधवार को गाजीपुर टू लखनऊ विजय रथ यात्रा निकाली थी। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि इस जगह पर लाल, नीला, हरा और पीला रंग है, हर तरफ इंद्रधनुष का रंग दिख रहा है। एक रंग वाले चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर नहीं ले जा सकते। अब इसी चिलमजीवी शब्द पर राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इस नए शब्द को कब तक भुनाया जाता है और इसका राजनीति पर क्या असर पड़ता है। यूपी विधानसभा चुनावों के ऐलान में अभी 2 महीने का वक्त है। ऐसे में अभी कई बयान आएंगे जिन पर विवाद पैदा किया जाएगा। धर्म और जाति की बात भी होगी, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश होगी। जैसे हरियाणा के गुड़गांव में पिछले कुछ समय से चल रहा है। अचानक ही कुछ लोगों को मुसलमानों के खुले मैदान में नमाज पढ़ने से परेशानी होने लगी, उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जाने लगा। इसके बाद क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने राज्य की अलग अलग जगहों पर खुले में नमाज अदा करने पर रोक लगाई है। अचानक लगाए गए इस प्रतिबंध से अल्पसंख्यक समुदाय को नमाज पढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद गुरुग्राम में सिख समुदाय ने नमाज के लिए गुरुद्वारे का दरवाजा खोल दिया। सदर बाजार गुरुद्वारा समिति ने गुरुद्वारे के अंदर नमाजियों से नमाज पढ़ने की पेशकश की है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष शेरदिल सिंह सिद्धू ने बताया, गुरुद्वारे में नमाज अदा करने की व्यवस्था की है, कोई भी यहां आकर नमाज अदा कर सकता है। शेरदिल सिद्धू ने कहा कि ये गुरु घर है जो बिना किसी भेदभाव के सभी समुदायों के लिए खुला है। यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जुम्मे की नमाज अदा करने के इच्छुक मुस्लिम भाइयों के लिए अब बेसमेंट खुला है। हिंदू मुस्लिमों के रिश्तों की बात करते हुए सिद्धू ने कहा कि गुरु नानक देव जी के साथ भी एक मुस्लिम भाई रहा करते थे। मुस्लिम भाइयों ने भी देश के लिए अपनी जान दी है। बता दें कि पिछले कई शुक्रवार से नमाज वाली जगहों पर हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं और नमाज वाली जगह पर पूजा या आरती शुरू कर देते हैं। वहीं कई जगहों पर गोबर के उपले लगाए गए हैं।
गुरुग्राम प्रशासन ने हिंदू और मुस्लिम संगठनों को बैठाकर नमाज पढ़ने के लिए 37 जगह दी थी, जिसका बाद में विरोध कर 20 जगह कर दी गई। ये बात दावे से कही जा सकती है कि समाज में अगर थोड़े बहुत लोग भी भाईचारे को इसी तरह बचाने का प्रयास करते रहें तो भारत की आत्मा को नुकसान कभी नहीं पहुंचेगा। भारतीय संस्कृति और सद्भावना की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सद्भाव की भावना पसंद नहीं है। ऐसा ही कुछ प्रियंका गांधी की चित्रकूट में हुई सभा को लेकर भी शुरू हो गया है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर एक कविता पढ़ी थी, लेकिन अब इस कविता को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो आखिर क्या है वो कविता और क्यों शुरू हुआ विवाद, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं से संवाद अभियान शुरू किया है। इस कार्यक्रम के दौरान वे चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पहुंची और एक कविता सुनाकर बीजेपी पर निशाना साधा। लेकिन अब इसके कवि ने कविता के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। प्रियंका गांधी ने कविता सुनाते हुए कहा था, कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। ये कविता प्रियंका गांधी ने महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए सुनाई, लेकिन अब इसे लेकर भी विवाद उठ गया है। कविता के रचनाकार पुष्यमित्र उपाध्याय ने प्रियंका गांधी पर अटैक करते हुए कहा कि ये कविता मैंने राजनीति के लिए नहीं लिखी थी। पुष्यमित्र उपाध्याय ने लिखा, प्रियंका जी, ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, ना कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। ना तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूँ और ना आपको ये अनुमति देता हूँ कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी कर लेने वालों से देश क्या उम्मीद रखेगा। पुष्यमित्र उपाध्याय ने प्रियंका पर उनकी कविता के सहारे राजनीति करने का आरोप लगाया, लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि पुष्यमित्र का ये बयान भी राजनीतिक दबाव में आया है। फिलहाल कांग्रेस की ओर से अभी इसका जवाब नहीं दिया गया है, पर सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को सशक्त करने के संदर्भ में ही इस कविता की पंक्तियों को सुनाया था, तो फिर इसके कवि को इससे इतनी परेशानी आखिर क्यों हो रही है। आपत्ति कविता से नहीं बल्कि पढ़ने वाली से है। इस आपत्ति की वजह क्या है, विचारधारा या कुछ और? अगर ये कविता प्रियंका की जगह बीजेपी नेताओं ने पढ़ी होती तो क्या तब भी आपत्ति होती? वैसे अभी तक कांग्रेस की ओर से कवि की आपत्ति पर कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन हर सवाल का जवाब ना दिया जाए। राजनीति में ऐसा भी नहीं होता, खासतौर पर जब निशाना अपने बन रहे हों। महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार के करीबी को ईडी ने जेल भेजा तो पवार ने भी इसका बदला लेने की बात कह दी। तो क्या कहा है पवार ने, देखे रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जेल में हैं और उन पर आरोप लगाने वाले मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कहां हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुंबई पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, सम्मन पर सम्मन दिए जा रहे हैं, लेकिन परमबीर सिंह देश में हैं या फिर विदेश भाग गए, ये साफ नहीं है। लेकिन परमबीर के आरोपों के चलते देशमुख जेल पहुंच चुके हैं। देशमुख की गिरफ्तारी से शरद पवार परेशान हैं, क्योंकि देशमुख उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं और उन्हें पवार का करीबी भी कहा जाता है। देशमुख की गिरफ्तारी को लेकर पवार ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह ने आरोप लगाए और अब वे खुद गायब हो गए हैं और अब वे कह रहे हैं कि मेरे पास देशमुख के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। देशमुख को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था और सीबीआई भी उनकी जमानत के रास्ते में रोड़ा अटका रही है। इसे लेकर पवार ने बीजेपी को अपने निशाने पर लिया है। पवार ने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ, आप कितने भी छापे मार लें, कितने भी अरेस्ट कर लो, हम आप लोगों को महाराष्ट्र राज्य में कभी नहीं आने देंगे। आपको 100% हार का सामना करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, तुमने अनिल देशमुख को जेल में डाला, उनके हर दिन की और हर उस घंटे की कीमत आज या कल जरूर वसूल होगी। आपने जो भी किया उसकी कीमत चुकानी होगी।
पवार ने कहा कि अनिल देशमुख आज इसलिए जेल में हैं क्योंकि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है। वो लोग सत्ता हाथ से जाने के बाद परेशान हो गए हैं। हर रोज केंद्र को लिस्ट भेजते हैं और मांग करते हैं कि इनकी जांच करो। पवार ने कहा कि बदले की राजनीति की जा रही है। सत्ता का इस्तेमाल सम्मान के साथ करना पड़ता है, लेकिन इन लोगों के पैर जमीन पर नहीं है और सत्ता सिर चढ़कर बोल रही है। ये जो कुछ हो रहा है ये उसी का नतीजा है। पवार के तेवरों से साफ है कि अब महाराष्ट्र में बड़ा खेल होने वाला है। हर दिन का जवाब दिया जाएगा, एक एक दिन का बदला लिया जाएगा। पवार के तेवरों से साफ है कि महाराष्ट्र में अभी जो रहा है वो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर हिमाचल प्रदेश में भी चल रही है और इसका क्लाइमेक्स 1 साल बाद सामने आएगा, जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन बीजेपी ने तो अभी से ही इसका क्लाइमेक्स लीक कर दिया है, जो बीजेपी का डर दिखा रहा है। तो हिमाचल चुनाव से पहले ही क्यों डरी है बीजेपी, आइए देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और चारों सीट भाजपा हार गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लड़े जा रहे इस चुनाव में भाजपा अपना गढ़ मंडी लोकसभा सीट भी नहीं बचा पाई। चुनावी हार के बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि परिस्थितियों के चलते सीएम बने जयराम ठाकुर खुद इस्तीफा देंगे या फिर आलाकमान के फैसले का इंतजार करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही उपचुनावों को 2022 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल बता रहे थे। दोनों ही दलों की ओर से ये प्रचार किया जा रहा था कि उपचुनाव बता देंगे कि 2022 में जनता का क्या फैसला आने वाला है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी ये बड़ी परीक्षा थी, क्योंकि ये पहली बार उनके नेतृत्व में एक साथ 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हो रहे थे। 2017 का चुनाव बीजेपी ने पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के नाम पर लड़ा था। चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिला, लेकिन धूमल अपनी सीट हार गए, जिस वजह से मुख्यमंत्री पद के लिए जयराम ठाकुर को चुना गया। लेकिन उपचुनावों के परिणामों से साफ है कि सत्ता संभालने के 4 साल बाद भी जयराम ठाकुर जनता की पसंद नहीं बन पाए। ऐसे में बीजेपी 2022 का हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी, इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। इसका संकेत इसी बात से मिलता है कि बीजेपी के अंदर अभी तक हिमाचल की हार को लेकर मंथन ही शुरू नहीं हो पाया। दावा किया जा रहा है कि बात मंथन की नहीं बल्कि जयराम को हटाने की चल रही है। अगर जयराम ठाकुर को सीएम पद से हटा दिया जाता है तो फिर हार के मंथन की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए हार के कारणों पर मंथन के लिए बैठक लगातार टाली जा रही है। जयराम ठाकुर को भी ये संदेश मिलने लगा है कि उनके नेतृत्व में 2022 का विधानसभा चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी। वैसे हार का डर तो अब सीएम जयराम ठाकुर को भी दिखने लगा है, इसलिए उन्होंने कहा कि राज्य में दिग्गज नेता भी लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाए। जयराम ने कहा कि ये बात सही है कि 1985 के बाद से हिमाचल प्रदेश में हर 5 साल पर सरकार बदलती रही है। यहाँ तक कि जिन्हें बड़ा नेता माना जाता था वे भी लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लौट पाए। हम अपनी ओर से अच्छा प्रयास करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है और तब तक सरकार की ओर से उन चीजों पर फोकस किया जाएगा जिन्हें लेकर चिंता जताई गई है। इससे पहले जयराम ठाकुर ने हार के पीछे केंद्र की उन नीतियों को जिम्मेदार बताया था जिसके चलते महंगाई बढ़ी। जयराम ठाकुर के इसी बयान से पार्टी आलाकमान नाखुश बताया जा रहा है। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर के बयानों से साफ है कि बीजेपी भले ही उन्हें हटाकर किसी और को सीएम बना ले, लेकिन 2022 में तो कांग्रेस ही जीतेगी और इसका संकेत राज्य में हाल ही में हुए उपचुनावों ने भी दे दिया है। साफ है बीजेपी को हार का डर सता रहा है। डराने की कोशिश भारत के पड़ोसियों को भी की जा रही है और ये कोशिश हो रही है चीन की ओर से। चीन की दूसरे देशों की जमीन को हड़पने की नीति का नया शिकार बना है भूटान। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ चीन भारत को समय समय पर ललकारने की कोशिश करते हैं। इसी दिशा में चीन ने अब भूटान की करीब 100 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और 4 गांव भी बसा लिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इस जमीन पर बीते 1 साल में ये गांव बसाए हैं। ये गांव भारत की सीमा के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए ये भूटान के साथ भारत के लिए भी चिंता का सबब हो सकते हैं। चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने वाले एक सैटेलाइट इमेजरी विशेषज्ञ ने कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए दावा किया है कि चीन ने भूटान के अंदर पिछले 1 साल में नए गांव बसा लिए हैं। ट्वीट में दावा किया गया है कि 100 वर्ग किलोमीटर के दायरे में कई गांव दिखाई दे रहे हैं। द इंटेल लैब नामक एक संस्था ने लिखा है, डोकलाम के नजदीक भूटान और चीन के बीच विवादित जमीन पर 2020-21 के बीच नया निर्माण देखा जा सकता है। 100 वर्ग किलोमीटर में कई नए गांव अब इस जमीन पर फैले दिखते हैं।
ये तस्वीर उसी डोकलाम इलाके के पास की है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। इसके बाद भी चीन ने इलाके में निर्माण जारी रखा था। नए निर्माण को लेकर दावा है कि ये भूटान की जमीन पर है। अगर ये दावा सच है तो भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से भूटान भारत का करीबी रहा है और इसकी विदेश नीति पर भारत का काफी प्रभाव रहा है। भारत ही भूटान की फौजों को ट्रेनिंग भी देता है। भूटान पर चीन का लगातार दबाव रहता है। चीन चाहता है कि भूटान सीमाओं को लेकर उसके साथ तोलमोल करे ताकि इलाकों को फिर से परिभाषित किया जा सके। दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन उस बातचीत का क्या हुआ ये पब्लिक नहीं हो पाया। इसलिए इस बात को लेकर शक जताया जा रहा है कि नया निर्माण कहीं उसी समझौते का हिस्सा तो नहीं। द इंटेल लैब के मुताबिक नए गांव मई 2020 और नवंबर 2021 के बीच बनाए गए थे। देखते हैं अब भारत सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। और बुलेटिन के आखिर में बात जीडीपी को लेकर दावों की। महामारी की कमजोर पड़ती स्थिति के बीच देश की अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार ताल ठोक रही है कि हालात सुधर रहे हैं, तो वहीं कई रेटिंग एजेंसियों का भी मानना है कि स्थिति पहले से बेहतर है। लेकिन इन दावों के बीच वर्तमान के आंकड़े भविष्य को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। खासकर विकास के बारे में पूछ रहे हैं, कब होगा, कैसे होगा। क्या वाकई सुधर गई है देश की स्थिति? क्या अर्थव्यवस्था ने पकड़ ली है रफ्तार? क्या दावों पर दम भरने वाली सरकार पर किया जा सकता है विश्वास? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार की बातें और हकीकत के आंकड़े दोनों ही अलग अलग कहानी बयां करते हैं। यहाँ तक कि रेटिंग एजेंसी भी केंद्र की हाँ में हाँ मिलाती है। स्विस ब्रोकरेज UBS सिक्योरिटीज ने उम्मीद से ज्यादा तेजी का हवाला देते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए अपने विकास अनुमान को संशोधित कर सितंबर में 8.9% से बढ़ाकर 9.5% कर दिया। जानकारी के अनुसार संस्था ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ग्रोथ रेट 7.7% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं 23 से 24 के लिए इसमें गिरावट की बात कही गई है। वहीं रिजर्व बैंक ने भी चालू वित्त वर्ष में 9.5% GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है, जबकि औसत अनुमान 8.5 से 10% के बीच है। सरकार का अनुमान करीब 10% है। वित्त वर्ष 22 की जून तिमाही में GDP 20.1% बढ़ी। इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद तेजी से ठीक हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब जहां एक तरफ सरकार अर्थव्यवस्था बढ़ने का दावा कर रही है, तो वहीं बढ़ती महंगाई और ऑटो सेक्टर में गिरती हुई रफ्तार इसे खोखला साबित कर रही है। सरकारी आंकड़े ही बताते हैं कि अक्टूबर 2021 महीने में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई 12.54% तक पहुंच गई है। ये मई के बाद अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। महंगाई के साथ साथ ऑटो सेक्टर में भी गिरावट दर्ज की गई। भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में सालाना आधार पर अक्टूबर में 27% की गिरावट दर्ज की गई। ऑटो इंडस्ट्री की प्रमुख संस्था सियाम ने बताया कि अक्टूबर 2021 में कुल 2,26,353 इकाई की बिक्री हुई, जबकि एक साल पहले समान महीने में ये आंकड़ा 3,10,694 इकाई था। ये संख्या साफ बताती है कि देश किस मुहाने पर खड़ा है। इसके बावजूद सरकार विकास की गंगा बहाने की बात करती है, लेकिन आंकड़ों से हकीकत बयां होती है, जिसे चाहकर भी छिपाया नहीं जा सकता। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।